हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फैंटास्टिकली गुड। आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने एट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपके लिए लॉन्च किया है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू क्लियर द अटेम्प्ट इन द फर्स्ट गो। इसी एग्जामिनेशन में आपका सीए करियर पूरा ही बनाना है। तो गाइज, दिस इज द आइकॉनिक, दिस इज the flagship program made for you all. Guys, you all can evaluate our plus courses which are already launched on the platform. An iconic program in addition to that. I have started with a fast track batch for May 22. अगर आपकी भी ऑडिटिंग की तैयारी नहीं हुई है, what are you waiting for? Fast track में we are going to cover each and everything, deep detail, question answers, MCQs, RTP, MTP, सब कुछ कवर होने वाला है and that has already started on the platform. रिकॉर्डेड जो सेशन है वो n नंबर ऑफ टाइम्स आप देख सकते हो विदाउट एनी लिमिटेशंस. सो गाइज, डू इवैल्यूएट दीज प्लान्स and apply the code AUDIT-SAR in order to take up the maximum possible discount. Now, चलिए. 560 सब्सिक्वेंट इवेंट. सो सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स, आई गेस आप लोगों ने इन AS10 AS4 में कहीं ना कहीं ये अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से पढ़ करके रखा होगा. दैट एनी इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर कंसिडर्ड एज इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर कंसिडर्ड एज सब्सिक्वेंट इवेंट फॉर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर्पसेस. अगर हम सेम चीज ऑडिटिंग पर्पसेस ये देखने जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट एज पर 560, तो वी हैव टू थिंग्स. The events occurring after the date of balance sheet till the date of audit report plus the events occurring even after the date of audit report. तो दो चीज आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर के ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक एंड इवन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है. सो अब यहाँ पे देखो, ये ए को यहाँ पे बड़ा ए करके मैंने प्रोसीजर सिखाए. तो वो ए वाले जो ट्रांजेक्शन है ना, फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट टिल द ऑडिट रिपोर्ट डेट, अगर ये इवेंट्स को आपको चेक करना है तो क्या प्रोसीजर्स आपको अप्लाई करने होंगे, बड़े ए में देख करके रखा है. बड़ा ए क्या बोलता है? बोलता है you need to perform the following procedures. That is, you need to review the management how they are identifying subsequent event. You need to inquire with the management about the occurrence of subsequent event. That is, the specific inquiries which are required to be done about the new commitments, borrowings, government compulsory acquisition, increment or decrement in the equity share capital, रिकवरेबिलिटी ऑफ असेट, एस्टिमेशंस, प्रोविजंस, इनके बारे में आप स्पेसिफिक इंक्वायरी करो. फिर आप लेटेस्ट मिनट्स, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो, बजट्स, इनको वेरीफाई करो, चेक कर लो. नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो वेरीफाई द लेटेस्ट पोजीशन ऑफ द केसेस और द कंटिजेंसीज व्हिच आर गोइंग ऑन. एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, यू कैन ऑल्सो ऑब्टेन द रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट that all the subsequent events are identified. So this was for the events occurring after the balance sheet date till the date of audit report. अब आगे. Next, if at all any facts that becoming known to the auditor are after the date of audit report, then अगर ऐसा हुआ है तो दो चीजें आती है गाइस. यहाँ पे आ जाइए नोट्स में. या after the date of audit report. So after the date of audit report में दो चीजें आती है. That is before the issuance of financial statements, after the issuance of financial statements. So इन दोनों ही चीजों में मैंने मेरा रिपोर्ट दे दिया है. क्या कंपनी ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिकली दिया है? नहीं, दैट इज बिफोर द इशुएंस. क्या कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिकली दे दिया है? नहीं, दैट इज आफ्टर, सॉरी, हाँ, दैट इज आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो इन दोनों के लिए देयर आर फ्यू कॉमन स्टेप्स. कॉमन स्टेप्स में आता है डांस इंडिया डांस. डिटरमाइन दैट हाउ द मैनेजमेंट इज गोइंग टू टेक दिस. इंक्वायर विद देम. Yeah. Determine that whether there is a need to amend the financial statement. Discuss with the management. Inquire how the management is intending to amend the financial statement. So it is dance India dance. ठीक है, तो it is DID. But हाँ, कॉमन स्टेप्स के साथ साथ कुछ अनकॉमन स्टेप्स भी है. कॉमन स्टेप्स के साथ साथ कुछ अनकॉमन स्टेप्स भी है. बिफोर द इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ask the management whether their management is agreeing to amend the financial statements. Yes, then extend the procedures. You can issue a new report as on the new date, concluding the concept of dual dating. आप अमेंड करेंगे आपके रिपोर्ट को एंड ऑल्सो यू कैन एड एन एडिशनल पैराग्राफ OM या फिर EOM. मैनेजमेंट डिनाइज. मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं नहीं सर, वी विल नॉट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दिस सब्सिक्वेंट इवेंट. तो हम लोग उनको धमकाएंगे कि देखो भाई साहब, अगर ऐसा नहीं किया तो हम लोग TCWG के पास जाएंगे. दैट इज इन केस आपने TCWG के पास जाने के बाद भी मॉडिफाई द रिपोर्ट
इफ नॉट प्रोवाइडेड टू द मैनेजमेंट, अगर आपने रिलीज नहीं किया तो मॉडिफाई कर दो। टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करो। अगर टीसीडब्ल्यूजी कोई पब्लिकली स्टेप नहीं उठा रहे हैं तो उनको बोलो कि अगर अभी भी आपने कोई स्टेप्स नहीं लिए तो हम लोग पब्लिकली एक अनाउंसमेंट करेंगे, नॉट टू रिलाई ऑन आवर रिपोर्ट। नेक्स्ट आता है पब्लिकली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी इशू हो चुका है, अब क्या करेंगे? मैनेजमेंट को पूछेंगे कि मैनेजमेंट आर यू इंटेंडिंग टू चेंज अमेंड, अगर हाँ तो कैरी ऑन द प्रोसीजर्स ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंश्योर दैट द न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स द डिस्क्लोजर, प्रोवाइड द न्यू रिपोर्ट that is independent या फिर amended independent auditors report including a new additional paragraph as on the new date. Last but not the least, if the management refuses to amend the financial statement, inform TCWG that you will try preventing reliance of the public on your report. If the management is silent, management शांत है, management कोई action नहीं ले रहा है, public notice दे दो कि सर मेरा जो report है वो subsequent event को consider नहीं कर रहा है, so don't rely over the independent auditor's report which we have issued. ठीक है, so that is where you end essay 560. Now going ahead to essay 570. 570 is talking about going concern. Going concern का objective क्या है? After establishing this going concern standard, we want to obtain sufficient and appropriate audit evidences with regards to the appropriateness of the use of going concern assumption in preparation of the financial statement to conclude whether a material uncertainty related to event or condition exist which cast significant doubt on entity's ability to continue as going concern. मतलब आप सिर्फ ये जान लो कि whether there are any kind of circumstances जिसके वजह से कंपनी बंद हो जाएगी, इसका हम लोग नीचे ज्यादा चर्चा करेंगे एंड टू रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहला अजम्पशंस के बारे में सबूत इकट्ठा करो, कोई ऐसे इंडिकेटर्स है कि नहीं उसके बारे में एविडेंसेस इकट्ठा करो एंड लास्ट रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। Yeah. So what are, just a minute. Yeah. So what are the events or conditions that cast significant doubt on the entity's ability to continue as going concern? FOO, financial indicator, ऑपरेटिंग इंडिकेटर एंड अदर इंडिकेटर्स। व्हाट आर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स? फाइनेंशियल इंडिकेटर्स का मतलब होता है जहां पे पैसों की कमी है या तंगी है, कंसिस्टेंट लॉसेस, इरोजन ऑफ नेटवर्थ, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, नेगेटिव कैश फ्लो, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ डिविडेंड, एडवर्स की रेशियो, withdrawal of the support by the creditors, inability to pay to the creditors. Operating indicators. What are operating indicators? Management's intention to liquidate or seize the operations. Loss of key managerial person, loss of market और franchisees, खूब strike हो रही है, franchisees miss हो रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, shortage of supply है, टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टीज है, की मैनेजर जो इंपॉर्टेंट खास पर्सन था कंपनी का वो हमें छोड़ करके जा रहा है। सो दीज आर ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अदर इंडिकेटर्स। अगर कोई नया लॉ आ गया है, अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशंस का ऑर्डर हमारे खिलाफ चला गया है, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी है, पैंडेमिक जैसा कोई अनसर्टन इवेंट आ चुका है, सो दिस कैन इम्पैक्ट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टफ गाइस, वेट, आपको क्या लगता है यहाँ पे, ये मैंने नीचे पढ़ा है, दैट वाज FOO, ये वाला पॉइंट देखो, मैनेजमेंट अजम्पशन। अब यहाँ पे देखो, आप जब भी मैनेजमेंट के अजम्पशंस को इवैल्यूएट करोगे कि वेदर द अजम्पशंस ऑफ द मैनेजमेंट आर दे अप्रोप्रिएट, कि क्या ये अजम्पशन मैनेजमेंट का जो है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। सो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जजमेंट में कोई इनहेरेंट लिमिटेशंस है क्या, कोई फ्यूचर आउटकम्स या कंडीशंस का रेलेवेंस है क्या। तो व्हाट इज अ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस एज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन गाइस। Yeah. So management's assessment of the entity's ability to continue as a going concern involves making a judgment about inherently uncertain future outcome, क्योंकि मैनेजमेंट भी जब भी जस्टिफिकेशन या assumptions देगा उनको भी कुछ ना कुछ सोचना समझना पड़ेगा, कुछ अनसर्टेनिटीज के ऊपर जजमेंट देना पड़ेगा, outcomes of the events or condition. So what are the factors relevant for that assumption? मतलब आप जब भी मैनेजमेंट के जजमेंट को इवैल्यूएट करोगे, ऑब्वियसली विच इज अनसर्टन, विच इज बेस्ड ऑन फ्यूचर, उसके लिए कौन से फैक्टर्स को आप ध्यान में रखोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला, यू विल टेक इनटू द फैक्टर्स विच आर रेलिवेंट टू दैट जजमेंट इज, पहला द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। मैनेजमेंट जो सोच करके बैठा है कि नहीं 2 वैक्सीनेशन के बाद अभी हमको कुछ भी नहीं होगा, ये जो स्टेटमेंट है वो कितना अनसर्टन है।
कितनी सच्चाई है उतना आपको कंसिडर करना है बेस्ड ऑन द रेलिवेंट फैक्ट। आपने शायद देखा होगा ये 2 वैक्सीनेशन करने के बाद भी आपके विसिनिटी में आपके दूर 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 के रिश्तेदार को फिर से कोविड हो गया। So what is this? This will be decided based on the information you already possess. नेक्स्ट, द साइज एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, कि ये जो एंटिटी है जो जजमेंट लगा रहा है वो कितना अफेक्ट होने वाला है बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स, या बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 बोलता है एनी जजमेंट अबाउट द फ्यूचर इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। आज की तारीख में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे ही आप जजमेंट को चेक करें। सब्सिक्वेंट इवेंट विच में रिजल्ट इन आउटकम दैट में बी इनकंसिस्टेंट विद द जजमेंट। हो सकता है कि कोई ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट आ जाए तो आपके जजमेंट को रीजनेबल ना रहने दें एज ऑन द टाइम व्हेन दे वर मेड। तो इन चीजों को हम लोगों को कंसिडर करना है व्हेन वी आर चेकिंग मैनेजमेंट असम्पशन। ये समझ गया है, इसका एक्सप्लेनेशन था, ये समझ गया है, एफओ का एक्सप्लेनेशन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विथ रिपोर्टिंग। पहले ये बता दो एफओ के बाद से फॉर एग्जांपल यू हैव इंडिकेटर्स, तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपके पास इंडिकेटर्स है तो अभी आपको करना पड़ेगा पाप, परफॉर्मिंग ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, या परफॉर्मिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। तो अब आपको करना पड़ेगा पाप। मैम पाप में क्या करेंगे, मिटिगेटिंग फैक्टर्स को चेक करिएगा, इस कैश फ्लो को इवैल्यूएट कीजिए, कंपनी का सेल्स कैसा है वो चेक कीजिए, कैश फ्लो, रेलेवेंट फ्यूचर फोरकास्ट, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट कीजिए, डिबेंचर्स को बेच करके पैसा मिलने वाला है क्या, लोन अग्रीमेंट को इवैल्यूएट कीजिए, एंड वेदर द कंपनी विल बी एबल टू फुलफिल द ऑर्डर्स, कंपनी अभी भी चल पाएगी क्या, ये सारा चीज वेरीफाई कीजिए। सर्वाइवल स्ट्रैटेजी क्या है, परफॉर्म द प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द सब्सिक्वेंट इवेंट टू आइडेंटिफाई द मिटिगेटिंग फैक्टर्स। कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है क्या, जैसे कि कंपनी का दिवाला निकल गया है फिर भी कंपनी हिम्मत नहीं हारी है, कंपनी बोल रही है कि मैडम आप चिंता ना करें, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, मैं नया बिजनेस करूंगा। तो ये जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स है, इस मिटिगेटिंग फैक्टर्स में कितनी सच्चाई है ये वेरीफाई करना, एंड मैनेजमेंट के पास से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग लेना है। ये था हमारा प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई डाउट, मतलब सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। ये होने के बाद अब हम करेंगे रिपोर्टिंग, फाइनल स्टेप। अगर गोइंग कंसर्न सही है तो दिक्कत ही क्या है, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे दो। अगर गोइंग कंसर्न क्वेश्चनेबल है, मैनेजमेंट ने इसे रिजॉल्व किया है, तो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दो प्लस ईओएम पैराग्राफ ऐड कर दो, थोड़ा एम्फेसिस कर दो कि respected shareholders, we draw your attention to note number 2 where the company has stated that the company has a huge penalty of multiple crores but the company has made the availability of surge cash by issuance of shares या फिर by taking up bank loan or something like that. Going concern is questionable and the explanation is also not satisfactory. मतलब आपको पूरा सामने दिखाई दे रहा है कि कंपनी का दिवाला निकल गया है, मिटिगेटिंग फैक्टर्स के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं है, so explanation is inadequate. And last, even fairly going concern inappropriate है, दोनों ही सिचुएशन में आप एडवर्स ओपिनियन देंगे या फिर you will try withdrawing from the engagement if at all it is legally permitted. Got it? पक्का श्योर? चलिए, so that was the end of essay 570 and yes guys, please mark this point as a most important point again. कारो 2020 once upon a time, जब भी कारो 2016 हुआ करता था, गोइंग कंसर्न का कोई सेपरेट रिपोर्टिंग नहीं था, बट अंडर कारो 2020 इफ कोई क्वेश्चन में आपको दिखता है कि गोइंग कंसर्न क्वेश्चनेबल है तो हमेशा ध्यान रखें प्रोसीजर्स आपको देने हैं एज पर ऐसे 570 एंड कंक्लूजन स्टेटमेंट में आपको ये रिपोर्टिंग वाला क्लॉज लिख करके आना है कि अंडर क्लॉज 19 ऑफ कारो 2020 द ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट गोइंग कंसर्न। सो कारो 2020 का रेफरेंस देना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है जी, पक्का श्योर? So that was the end of going concern. Now let's start and complete this 500 series with essay 580, that is written representation. What is written representation guys? It is clarification, confirmation, explanation given by the management to the auditor during the course of his audit to confirm certain matters. मतलब उनको जो चीज लगती है वो हमें समझाने के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख करके दे सकते हैं। What is the objective of written representation guys? This was asked in January 21. CA इंटरमीडिएट लेवल पे पूछा जा चुका है, आपके लिए आने का थोड़ा बहुत चांसेस है। तो हमें क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है ये जानने के लिए कि मैनेजमेंट का बिलीफ क्या है एंड उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की है या नहीं। पॉइंट नंबर 2, टू सपोर्ट
दे आर अदर एविडेंसेस। जैसे कि मैंने बहुत सारे एविडेंसेस निकाले, फिर मैं मैनेजमेंट को बोलूंगी सर लिख करके दो, फिर मैं इसको मैच करूंगी, ठीक है यार इट इज मैचिंग माई एविडेंसेस विच आई हैव ऑप्टेड टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली इफ द मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। कई बार बोलने के बाद भी मैनेजमेंट अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, तो वहां पे हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स। पॉइंट नंबर 1 मैनेजमेंट के बिलीफ को जानना, पॉइंट नंबर 2 सपोर्ट करना अदर एविडेंसेस को, पॉइंट नंबर 3 रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली इफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। Next is features of written representation. Point number 1, it is not a substitute to a normal procedures. जो normal procedures जैसे कि inventory check करना, fixed asset check करना, cash verify करना, ये सब आपका normal procedure है guys. You cannot skip that and state कि management आप जरा लिख करके दो ना बस बहुत हो गया, नहीं. So it is not a substitute. Next, the auditor should seek corroborative audit evidences. आपको आपके evidences तो पाने ही पाने हैं to support written representation. It should be consistent. Written representation and other evidences should be consistent with each other. The person providing this information must be well informed. Written representation, हाँ, written representation when it is a matter of intention will serve as a sole evidence. पीके वाली बात हो गई ना, अगर matter is of इंटेंशन, अरे पीके मूवी की बात कर रही हूँ, इफ इट ऑल द मैटर इज ऑफ इंटेंशन, वहां पे सेम चीज हाथ पकड़ करके तो समझ नहीं आएगा कि मैनेजमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे सर जरा लिख करके दो. सो व्हेन द मैटर इज ऑफ इंटेंशन, written representation will act as a sole evidence. Next, the auditor shall request the management to provide written representation that it has provided the auditor with all the relevant information and he agrees to give them the accessibility. ठीक है, and management को ये भी बताना होगा that if any matter is remaining unsolved, the auditor shall reconsider the reassessment of the competence, integrity, ethical values of the commitment. So ये सारा, ये 2 areas के लिए हम management के पास से written representation मांग सकते हैं. Mark this as an expected exam question guys. Next, if management refuses to give you written representation, then what will you do? Discuss the matter with the management, reevaluate the integrity and reassess the risk of material misstatement. Take appropriate action including the possible effect on the opinion. हो सकता है आप disclaimer of opinion ही दे दो. So if at all the management refuses to give you representation, please do this. Reassessing reliability of written representation which is already been received by you. मतलब क्या, अगर आपने मैनेजमेंट से मांगा कि सर प्लीज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दीजिए, उन्होंने दे दिया. फिर आपने मांगा कि सर प्लीज इन्वेंट्री के लिए मुझे जरा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की जरूरत थी, सब्सिक्वेंट के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की जरूरत थी, मैनेजमेंट ने नहीं दिया. नाउ हम लोग कहेंगे कि आई विल रीअसेस द रिलायबिलिटी ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी रिसीव्ड बाय मी. दैट इज पीपीई का जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिला है ना, उसको फिर से रीअसेस करो कि सही है या कुछ भी गलत गलत चीजें दे दी है. Management denies to provide written representation for any other matter. The person providing that written representation is appearing to be fake, fraud या फिर कोई other evidences मिल रहे हैं which are inconsistent with your evidence with the written representation. Next, the date and the period covered. Point number 1. डेट एंड पीरियड कवर्ड में गाइज इतना ध्यान रखें, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में वो सारे ही समय का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा जिस समय के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग ऑडिटेड बाय द ऑडिटर. जैसे कि अगर हमने 15 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे मैनेजमेंट ने, हमने उसे ऑडिट किया और रिपोर्ट दिया, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विल ऑल्सो बी फॉर दैट 15 मंथ्स. ठीक है, सो ध्यान रखें, इट विल बी फॉर ऑल द पीरियड रेफर्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट. पॉइंट नंबर 2, से फॉर एग्जाम्पल आप हमारे कंपनी के डायरेक्टर थे जो हमको 10 दिसंबर हमने आपको अपॉइंट किया. ठीक है, मतलब क्या, 1 अप्रैल से 9 दिसंबर तक आप हमारे साथ नहीं थे, 10 दिसंबर से 31 मार्च आप हमारे साथ हो. अब क्वेश्चन ये उठता है, आप जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देंगे तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ 10 दिसंबर से 31 मार्च के लिए ही देंगे या फुल ईयर? Absolutely guys, it will be for full year. So even if some person is appointed as the auditor of the company in the middle of the year, साल के बीचों बीच हमने आपको अपॉइंट किया है, तो क्या आप सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए रिप्रेजेंटेशन देंगे या पूरा? ठीक है, या सो फॉर ऑल द पीरियड हम लोग ये रेफर नहीं कर सकते कि सर मैं तो था ही नहीं पूरे साल के लिए, मैं तो सिर्फ 10 दिसंबर को आया सर, उसके पहले का मुझे पता नहीं था. नो, अकॉर्डिंगली हम लोग अलाउ नहीं करेंगे. ये था पीरियड. डेट क्या होगा? डेट ऑफ द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नियर टू द डेट ऑफ
ऑडिट रिपोर्ट, कैन माई ऑडिट रिपोर्ट एंड मैनेजमेंट का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कैन एक्सीड? जैसे कि मैंने मेरा ऑडिट रिपोर्ट दिया है 2 अगस्त को, क्या आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 10 अगस्त की डेट रख सकता है? एब्सोल्युटली नो गाइज, एब्सोल्युटली नो। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विल बी नियर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, but never it can exceed, never it can be after the date of audit report। हमेशा ये प्रायर रहेगा, बिफोर रहेगा, क्योंकि हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एविडेंसेस के नाम पे खोजना चाहते हैं। रिपोर्ट देने के बाद ऐसे एविडेंसेस का हमें क्या काम, ठीक है। सो ध्यान रखें, द डेट शुड बी नियर टू और प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। डन। The last point for essay 580, very beautiful easy pointer guys। मैंने आपको essay 210 में ये बताया था कि if terms of engagements are changed 6C plus 1M, terms of engagement are changed, तो auditor 210 के हिसाब से engagement letter फिर से दे सकता है। In the similar manner, क्या हम management के पास से ये reconfirmation फिर से ले सकते हैं? Yes, when the auditor may ask for a reconfirmation, its acknowledgement एंड अंडरस्टैंडिंग व्हेन, पहला, जिसने हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन साइन करके दिया था, नाउ ही इज नॉट हैविंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द कंपनी। पॉइंट नंबर 2, द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आर चेंज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। पॉइंट नंबर 3, हमको लग रहा है मैनेजमेंट हैज मिसअंडरस्टूड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लास्ट, आर देयर एनी काइंड ऑफ चेंजेस? अगर कोई चेंजेस है तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमारी अंडरस्टैंडिंग को फिर से समझने के लिए, रिकन्फर्मेशन के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मंगाया जा सकता है। सो ये पॉइंट इज सिमिलर एज टू 210। गॉट इट?